ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारा चीज़ें कवर कर लिए थे। क्या क्या बोलो? स्टाइकोमेट्री कवर कर दिए थे हम लोगों ने। और क्या, लिमिटिंग रिएजेंट कवर कर लिए थे, और बताओ। और हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था मोल का, वो सारा कवर हो चुका है ना। तो आज ज़्यादा नहीं है, इक्विवेलेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंबसन का क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब आप हाइड्रोकार्बन को कंबर्ट हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो CO2 प्लस H2O बनता है ना। इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है जेई मेन में, है ना, 2022 में, 2021 में, तो नीट में भी पूछा जा सकता है ना। लेकिन थोड़ा सा लेवल डाउन रहेगा, लेकिन पूछ सकता है ये लोग, है ना। और लास्ट जो होगा हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का स्ट्रेंथ देखेंगे, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है आज, कल पूछा गया था 2023 में, जेई मेन में। इजी होता है, फॉर्मूला बेस होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। नीट और जेई में अंतर तो क्या होगा ना, थोड़ा सा लेवल का अंतर आता है, पैटर्न सेम रहेगा, देखना। ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन जैसे जेई में आ रहा है ना क्वेश्चन इजी जो आ रहे हैं, नीट में भी आएंगे ऐसे ही इजी। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। एक तो क्यूमीन का इंटरमीडिएट आ गया है, कल के पेपर में है। ऑर्गेनिक में क्या आया था पता है आपको? क्यूमीन पता है ना आप लोग? क्यूमीन, क्यूमीन का रिएक्शन बोलो। यस सर। यस। उसका जो इंटरमीडिएट एनसीईआरटी में बना हुआ, देखना एनसीईआरटी में वही पूछा था। ठीक है, तो COOH लग जाता है। हाँ, वही वही पूछ दिया था। आपको याद है तो हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक में देखो, जेई में तो चार चार से पांच क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक ही रहता है, कौन सा? सीरीज वाला रिएक्शन, जिसमें आप लोग को बहुत डाउट होता है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। चलो एक ही है ना, बाकी तो हो जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है, एक ही सीरीज ऑफ रिएक्शन रहेगा, तो ए रहेगा, ए के बाद बी बन रहा है, बी के बाद सी बन रहा है, बताओ क्या हो। है ना, पूछेगा बताओ क्या हो रहा है। ये तो जेई में होता है। नीट में क्या होता है देखो, नीट में कैसे पूछा जाएगा आप लोग से। वहां पे चार पांच हो रहा है, तो नीट में 8 से 9 क्वेश्चन रहेगा। ऑर्गेनिक से, रिएक्शन से, 8 से 9 के आसपास। इनमें से हो सकता है कि एक या दो, वन या टू केवल सीरीज पे हो, या तो एक ही हो या तो नहीं भी हो। ये, हाँ ना, ये भी ध्यान रखना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चांसेस बहुत लो होता है नीट में सीरीज ऑफ रिएक्शन पूछने का। सीरीज सीरीज ऑफ रिएक्शन समझ रहे हो ना, सीक्वेंस में ए बना, फिर बी बना, सी बना, बोलेगा डी क्या बनेगा। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। तो नीट में चांसेस बहुत कम रहता है। अगर 8 और 9 ऑर्गेनिक से आ रहा है, ऑर्गेनिक रिएक्शन से, ये रिएक्शन का बात हो रहा है। रिएक्शन में जैसे आपका चैप्टर हो गया हेलो एल्केन, हेलोरेंथ, अल्कोहल, फिनोल ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, अल्डिहाइड एंड कीटोन। इनमें 8 से 9 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। इनमें हो सकता है कि एक या मैक्स टू मैक्स दो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगे आपको, बाकी इजी रहेगा, नोट्स सही रहेगा। अगर नोट्स मेरा अच्छे से पढ़े हुए तो आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचो कि ऑर्गेनिक हार्ड होता है ये। अगर एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़े हो, नोट्स अच्छे से बनाए हो, पीवाईक्यू की हो, तो बनेगा ही बनेगा, हो ही नहीं सकता है। ठीक है। सीरीज वाला में मान सकते हैं कि आप लोग से गलती हो जाए, लेकिन जो डायरेक्ट होता है, जैसे एक जेई में आया हुआ है, लास्ट अभी आया हुआ है, कल कल या परसों आया था, ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन में डायरेक्ट दिया हुआ था, डायरेक्ट ऐसे लिख के बोला था कि ऐसे लिख दिया, अल्कीन बना दिया एक, सिंपल सा ऐसा। ठीक है, देखना आप लोग, अल्कीन बना दिया, इधर बोल दिया कि बी बनेगा, यहाँ लिख दिया ऑक्सीमर्कुरेशन का रिएजेंट, आपको याद होना चाहिए। HiO4। हम्म। और यहाँ लिख दिया था बी बनेगा, और यहाँ पे था ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन का रिएजेंट दिया हुआ था, अलग अलग बोला था। ए और बी में, ए और बी बताएं क्या बनेगा, बोलो। इजी है ना ये सब, ये तो हो जाएगा। यस सर। एक पूछा था ये, 4 मेंबर रिंग है और यहाँ पे अल्कीन है, फाइन, और यहाँ पे H+ दे दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे, एक्सपेंशन होगा रिंग का। ठीक है। तो आपको जो है ना नोट से ही मिलेगा क्वेश्चन, बात यही कि आप कितना रिवाइज किए हो, रीजन है ना, कितना रिएजेंट आपको याद है, इस पे नंबर डिपेंड करता है नीट में। ये ध्यान रखना, स्पीड होना चाहिए और चीजें याद होनी चाहिए बस। है ना, एक दो क्वेश्चन टफ आ सकता है वो तो, चलो, लेकिन बाकी इजी रहेगा। 95% क्वेश्चन इजी रहेगा, 90% तो आराम से इजी रहेगा। वो तो मैं पेपर जब आप लोग का हो जाएगा ना नीट का, तब मैं दिखाऊंगा एनसीईआरटी से कहाँ कहाँ से आया हुआ है। ठीक है। अभी जो जेई का खत्म हुआ है, तो मैं फिर नोट्स से दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से आया हुआ है।
डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, उसके कॉन्सेप्ट पे आएगा। अब डायरेक्ट तो थोड़ी आएगा, समझ रहे हो आप लोग, वही कॉन्सेप्ट पे आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो आज जो हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। देखो इक्विवेलेंट वेट का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। क्या होता है, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, और ये सेम कॉन्सेप्ट आप लोग कहाँ पढ़ते हो, याद है, बोलो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रो में भी पढ़ते हैं और हम लोग रिडॉक्स में भी पढ़ते हैं ना, तो ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब देखो एन फैक्टर ना बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, पहली बात है ना। तो एन फैक्टर आपको क्या हो सकता है, अगर एसिड है, ध्यान रखना, अगर आपके पास एसिड है तो एसिड का एन फैक्टर कैसे देखेंगे हम लोग, बोलो। एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एन एन फैक्टर क्या होगा, बोलो। सर जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं उस रिएक्शन में वो उसका इन्फेक्टर होगा। एसिड के केस में हम लोग H प्लस देखते हैं कितना H डिसोसिएट हुआ है, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन अभी करेंगे जस्ट नाउ, है ना। बेस में हम लोग देखते हैं कितना OH माइनस डिसोसिएट हुआ है, या कितना वो H प्लस ले लिया, ऐड होगा, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट में क्या देखते हैं हम लोग, कोई सा भी कटायन या एनाइन चार्ज देख सकते हो, कोई सा भी, ऐसा नहीं है दोनों को ऐड कर दिए कटायन और एनाइन, नहीं, कोई एक, या तो कटायन या तो अनायन। तो इसमें से बताओ AlCl3 में एन फैक्टर क्या है, बोलो। हमारा यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा, जल्दी जल्दी, कम ऑन, एन फैक्टर +3। बताना है। 3 बोलो, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं रहता है यहाँ पे, 3 ओनली। ठीक है, 3 कैसे हो गया, सर एल्यूमिनियम का 2 और क्लोरीन का 1। नो 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 नो, देखो देखो देखो, एल जब डिसोसिएट होगा Al3 प्लस में प्लस Cl माइनस में, ऐसे ही डिसोसिएट होगा ना। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, 3 ना। एल्यूमिनियम पे +3 होता है, क्लोरीन पे -1, राइट। अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नो सर। नो सर। तो नो हम लोग सर। क्या करेंगे, पहले 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ कितना चार्ज है एल पे, सर 3+। 3। ठीक है, 3 पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना है, 3 नेगेटिव। ठीक है, तो कोई एक आपको लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं ऐड कर दिया इसको 6, नो, आई ये गलत है ना, लिख के इसे क्रॉस कर लेना। ठीक है, ऐड नहीं करना है हमें यहाँ पे, ध्यान रखना, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव या, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 3, है ना। अब इसमें बताओ एन फैक्टर क्या होगा H2SO4 में, प्लस SO2 माइनस, एन फैक्टर क्या होगा H2SO4 का, 2। सर 2। एन फैक्टर यहाँ पे 2 होगा, क्यों, क्योंकि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, दोनों ही हाइड्रोजन क्या हुआ हमारा, लूज कर गया, दोनों ही हाइड्रोजन ये क्या किया सोल्यूशन के अंदर में, लूज किया, इसलिए एन फैक्टर हमारा हो जाएगा 2। तो ध्यान से समझना है ना। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या देखते हैं हम लोग, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए रिएक्शन के अंदर, रिडॉक्स में हम लोग यही चेक करते हैं। जैसे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखोगे बहुत सारा रिएक्शन, जैसे आपको होगा कॉपर 2 प्लस से +2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना, कॉपर बना, हाँ या ना। और यस। मान यस है यस ना, सर। एजी से, एजी ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो आपको मिल गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा, ए और बी में से, ए में 2 और बी में 1। हम्म, ए में 2, बी में 1। 1। 1। अगर ओवरऑल पूछता तो, अगर 2। ओवर कितना, सर 2। 3। ना आपको ना रिएक्शन जैसे एन फैक्टर आपको निकालते थे आप लोग, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग एन निकालते थे ना, एन फैक्टर 0.05 जो रहता था डिवाइड बाई एन, एन क्या होता था वहां पे,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना वो भी, कितना ट्रांसफर हुआ। Yes, sir. Yes. तो ये ध्यान रखना, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। ठीक है, ओके। Yes. अब आते हैं नेक्स्ट, आपके सामने ये क्वेश्चन है फर्स्ट, और आपको ये बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 जब यह रिएक्शन ऊपर दिया गया है, तो कैसे आप सॉल्व करोगे। सर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे ना। हाँ, तो क्या होगा फॉर्मूला। सर एटॉमिक वेट अपॉन में एन फैक्टर। हाँ, तो क्या हो जाएगा आंसर। आंसर क्या आएगा, और एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई एन फैक्टर। डिवाइड हम्म, तो एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पे। 2। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसमें क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है, 2 ना। ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। यस हम्म, सर। है ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना, बोलो। नो सर। तो ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, क्या होगा अब बताओ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई, अब बताओ आप लोग क्या होगा। मैंने क्या बोला था, ध्यान से सर 1 डिफिनेशन, होगा। है ना, 1 होगा यहाँ यस पे। सर 1 होगा। यस सर। ठीक है, मैंने पहले बोला ना कि डेफिनेशन पढ़ लो, आगे क्वेश्चन आएगा जो आप लोग गलती करोगे, और गलती कर दी आपने। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना, कि H2SO4 में यहाँ पे एसिड दो है ये। हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे देखो जब सॉल्ट बना तो क्या है, एक हाइड्रोजन है ही इसके पास। इसका मतलब इसने क्या, कितने डिसोसिएट है, केवल 1, तो इन फैक्टर 1 हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर ये है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये सब सारा चीजें, छोटी छोटी बातें, है ना। ठीक है, चलो फाइन, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, बोलो। नो नो सर। सर। ठीक है ना। और कोई जगह है यहाँ पे, हाँ एक चीज और बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, बस ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन करते हैं, आपके लेवल पे बहुत इजी आएगा, है ना, ज्यादा टेंशन मत लेना। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नीट में क्या है ना, आपको पता होना चाहिए, टफनेस से नहीं होता है, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला बस। उसी में दिक्कत क्या होता है ना, फॉर्मूला ही नहीं याद रहता है वहां पे, है ना। तो जो, इसका भी मैं फार्मूला बताऊंगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अगर आपको पेपर में आता है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, यहाँ पे देखना, हाँ जैसे मैंने मोल में क्या बताया था, कि जब भी मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, मोल आपको यूज करना है इक्वेशन के अंदर, तो पहले मैंने क्या बोला था, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, राइट। ये नहीं बोला था ना मैंने, विदाउट बैलेंस मोल का कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं लगाना होगा, राइट। बट जब भी आप ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, वहां पे बैलेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। बैलेंस हो नहीं हो, कुछ भी हो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम लोग जिसका पूछ रहा है और जिसका निकालना है, जिसका वैल्यू दिया है और जिसका पूछा है, दोनों को बराबर कर देते हैं, इक्विवेलेंस, है ना। इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी, बस डायरेक्ट, बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। बट ये जब अप्लाई करो तो ये आपको पता होना चाहिए कि एन फैक्टर क्या है। इसके लिए आपको डी ब्लॉक अच्छा से पढ़े हो, या रिडॉक्स चैप्टर आपको अच्छा से आना चाहिए, कि K2Cr2 7 जो है एसिडिक मीडियम में, उसका एन फैक्टर कितना होता है, KMnO4 का क्या होता है, H2O2 का एन फैक्टर क्या होता है ना। ठीक है, और या मान लो कि I माइनस जो है किस में जाता है, I2 में जाता है, राइट। Fe2 प्लस जो है Fe3 प्लस में जाता है, ये डी ब्लॉक में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका एन फैक्टर पता होना चाहिए, एन फैक्टर पता रहेगा तभी आप कर पाओगे, राइट। ध्यान रखना, है ना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लिखना, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of
each reactant each reactant of each reactant and product are equal and products are equal। हाँ, तो ग्राम इक्विवेलेंट का मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। क्या होता है, सपोज कर लो आपको रिएक्शन दिया गया है जनरल ए प्लस बी से आपको बन रहा है सी प्लस डी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस या ग्राम इक्विवेलेंस, ऐसे याद रखना, इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकते हो, ठीक है। बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी। फाइन, चारों का इक्विवेलेंट बराबर होता है ना। तो आपको क्वेश्चन कैसे मीन्स पूछा जाएगा, उससे पहले आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपके लेवल पे क्वेश्चन सारा हो जाएगा फॉर्मूला पे ही, है ना। तो ज्यादा टेंशन नीट वाले ना ले, है ना, बस फॉर्मूला ध्यान रखें, ठीक है। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट। आज थोड़ा सा लेवल हाई जाएगा, ध्यान रखना, तो घबराना मत, ठीक है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। इधर आप ये अप्लाई कर सकते हो, या जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, क्या क्या हम लोग नॉर्मलिटी को, है ना, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर लिखते हैं ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो हम लोग यूज करेंगे मोस्टली, कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला होता है मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर, राइट। तो दो फार्मूला है, दोनों फार्मूला डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप लोग अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, जिससे आपको आइडिया लग जाए। और जो करेंगे 22 में क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेन में, तो जो जेई मेन में पूछा जाता है नीट में चांसेस हाई हो जाता है। इजी वाला, हार्ड वाला तो नहीं, लेकिन इजी वाला का चांस बढ़ जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको ट्राई करना है ना। आपको दिया गया है 20 ml ऑफ 0.02 molarity K2Cr2O7 solution is used for the titration। आ जाए टाइट्रेशन वाले लोग, जो बोल रहे थे टाइट्रेशन में यही अप्लाई करते हैं, यस, यही अप्लाई होगा अभी ठीक है। टाइट्रेशन ऑफ 10 ml 10 ml ऑफ Fe2+ solution, ठीक है, Fe2+ solution in the acidic medium, in the acidic medium in the acidic medium। हमें क्या फाइंड करना है, मोलारिटी, द मोलारिटी ऑफ Fe2+ सॉल्यूशन इज, क्या होगा, सॉल्यूशन इज आपको बताना है किसमें, 10⁻⁻² मोलारिटी के फॉर्म में। और ये पूछा गया है 2022 में, ठीक है, ठीक है। सभी लोग ट्राई करो जल्दी जल्दी। मैंने फार्मूला भी बता दिया, अभी जस्ट वही फार्मूला अप्लाई करना है। आपके पास दो दिया गया है, दो सॉल्यूशन K2Cr2O7 और Fe2+ का, दोनों पे उठाओ, ऐसे इक्विवेलेंस लगा दो, इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7, इक्विवेलेंस ऑफ Fe2+, बस, मोल्स इनटू एन फैक्टर, राइट। जल्दी जल्दी, मोल्स को क्या लिख सकते हो, ध्यान रखना, मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं ना, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ, सभी लोग अप्लाई करो जल्दी जल्दी, दोनों फार्मूला जो यहाँ पे लिखा गया है इस पे आप कर सकते हो, है ना, यही इंपॉर्टेंट है। और आपके लेवल पे बस इसी टाइप का पूछा जा सकता है, ये लेवल तक, इससे ज्यादा नहीं। जल्दी जल्दी, किसी का हुआ, बात ये है ना, यहाँ पे क्या इशू आएगा आप लोगों को, एन फैक्टर,
तो एक तो K2Cr2O7 का एन फैक्टर तो मैंने बता दिया था स्टिक मीडियम में, लेकिन Fe2+ किस में जाता है, याद आया? डी ब्लॉक में Fe2+ किस में जाता था? Fe में, कि Fe+ में, कि Fe3+ में, कि Fe किस में जा रहा था? याद आया आप लोग को? बोलो, किसी को याद आ रहा है? Fe3+ में। हम्म तो Fe3+ में जा रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा फिर उसका? Fe2+। 3। हम्म Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, तो एन फैक्टर क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1। और एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 का एन फैक्टर क्या है? एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 का एन फैक्टर क्या है? ये क्लास नोट्स में मैंने बताया था। एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 का एन फैक्टर, बोलो। देखो, एन फैक्टर जो है एसिडिक मीडियम में, आप जब नोट्स खोलोगे ना वहां पे लिखा है ये, ठीक है? एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 जो है ना, पता है किस में चला जाता है? Cr3+ में जाता है, राइट? तो आप लोग ये बताओ, यहाँ पे Cr2 का एन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, बताना। Cr का बताना कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट? 6। +6 है। और यहाँ पे कितना Cr है? अब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? इधर जा रहे हो, तो 6 - 3 यहाँ पे कितना है? *2। ध्यान रखना है ना, क्योंकि बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना हमें। 6 चेंज, एन फैक्टर क्या होता है? चेंज इन इलेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। एन फैक्टर क्या होता है ना रिडॉक्स में? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 से +3 में जा रहे हैं, और यहाँ पे कितना है? क्रोमियम 2 है, तो *2, तो कितना आ जाएगा? 3 - 2 = 6। तो ये मेथड याद रखना, सबके लिए हो जाएगा ना। सेम Fe2+ जो है आपका किस में जा रहा था, याद आया? Fe3+ में Fe3+। जा रहा था, प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट? तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वही हमारा एन फैक्टर होता है रिडॉक्स में। तो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, कहाँ से कहाँ जा रहा है? बोलो। 2 से 3 में जा रहा है, मीन्स एक ही होगा ना, 3 - 2 = 1, प्लस। है ना? तो यस एन सर। फैक्टर हमारा यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे एन फैक्टर हमारा आया 6। 6। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। रिडॉक्स में क्या देखते हैं हम लोग? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे देखोगे ना 6 आएगा, +6। यहाँ पे +6 आ जाता है, ठीक है? एन फैक्टर पता चल गया, अब लगा देना है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस किसका हो जाएगा? Fe2+ का, है ना? तो K2Cr2 का क्या लगाओगे आप लोग? N1 M1 V1 इज इक्वल टू N2 M2 E2। V2। समझ गए आप, राइट? ये कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है कहाँ से आ रही है सब सारी चीजें? यस सर। ये है ना, मोल्स को मैंने मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया है, मैंने मोल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, या मोल्स को किधर कन्वर्ट किया मैंने? यहाँ पे M × V में। समझ गया? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, राइट? क्योंकि हमें वैल्यू जो दिया है मोलारिटी वॉल्यूम दिया गया है, राइट? है ना? अब आप लोग ये बताओ, निकालना क्या है? मोलारिटी ऑफ Fe2+, राइट? तो M2 क्या हो जाएगा हमारा? M2 इक्वल टू N1 M1 V1 डिवाइड बाई N2 V2। तो N1 कितना है हमारा? N1 K2Cr2 6। 6। हाँ, और M1 कितना है बता?
0.02 यस 0.02 इंटू V1 कितना है 20 20 ठीक 20 है 20 यस यस डिवाइड बाई N2 कितना हुआ हमारा 1 1 1 V2 कितना है 10 10 और यहाँ पे भी वॉल्यूम ml में था ना यूनिट चेक कर लाना जब भी सॉल्व करना ठीक है सेम है कितना आ रहा है 24 आ रहा है ना 0.24 0.22 24 आ गया ना ठीक है 0.24 तो इसको आप जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 10 के पावर -2 -2 मोलारिटी तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इजी है टफ है भी नहीं तो ऐसा नहीं है कि सर हार्ड है ये तो नीट में नहीं आएगा ऐसा नहीं है इजी क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डी ब्लॉक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा समझ गए आप है ना तो ये नहीं बोल सकते कि ये हार्ड है ये नहीं पूछेगा पूछेगा ठीक है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है ना अगर एन फैक्टर याद है तो कुछ है ही नहीं फिर तो ये समझ रहे हो आप क्योंकि एफ ई 2 प्लस से Fe3+ हम लोगों ने किया है वहां पे देखना डी ब्लॉक में K2 Cr2 7 में सारा हुआ है और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्लास नोट्स में हम लोगों ने देखा है ना रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऑफ K2 Cr2O7 वहीं से पूछेगा K2 Cr2O7 हमेशा एन फैक्टर इसका 6 ही होता है एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में कुछ रिएक्शन नहीं होता इसका है ना KMnO4 का क्या होता है बताओ KMnO4 का एसिडिक मीडियम में कितना होता है एन फैक्टर आप लोग जाके आज देख लेना +7 सर KMnO4 का होता है 5 जाके देख लेना है ना याद कर लेना आज जाके KMnO4 का एसिडिक मीडियम में आज ही देख लेना आप लोग है ना बेसिक में एन फैक्टर क्या होता है और अल्कलाइन या अल्कलाइन हो गया न्यूट्रल में ठीक है ये आपको याद होना चाहिए इसका क्या क्या सारा है ना एक बार देखना आप लोग है ना चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नया हमारा जो कॉन्सेप्ट था खत्म हो चुका है अब जो है कंबसन पे थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं ना कंबसन पे तो चांसेस आएगा इजी वाला आएगा भी तो फिर इजी आएगा जैसे कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अब हम लोग वही देखेंगे ठीक है क्लियर है ना सबको है ना तो जनरल हाइड्रोकार्बन हम लोग लेते हैं कौन सा जनरल है ना तो जनरल हाइड्रोकार्बन को जब आप लोग हीट करते हो तो क्या मिलता है ये बताओ कोई भी जनरल हाइड्रोकार्बन मान लो मैंने ले लिया CXHY ध्यान CO2 plus H2 प्लस प्लस O2 आपको क्या मिलेगा CO2 प्लस H2O H2O हम्म आपसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना इजी पूछेगा ध्यान रखना आपके लेवल पे इजी आएगा है ना आपके लेवल पे टफ नहीं आएगा इजी आएगा है ना अगर कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन से पूछ दिया क्वेश्चन वो लोग कि मान लो कि कुछ मोल जो है हाइड्रोकार्बन को कुछ मोल दिया गया हाइड्रोकार्बन उसको आपने हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप ये बताओ CO2 कितना बना होगा या H2O कितना बना राइट तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मेक श्योर रिएक्शन जो होगा हमारा बैलेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए बैलेंस balance है ना तो मैं एक थोड़ा सा डायरेक्ट आप लोग याद रखना इक्वेशन हम लोग क्या कर देते हैं ना y/2 इसको y ले लेते हैं इसको x लेते हैं आपको बस याद रखना है इसको है ना x प्लस y/4 अगर आप चेक करना चाहोगे तो चेक कर सकते हो ठीक है आपका इक्वेशन बैलेंस मिलेगा चेक करो कोई भी वैल्यू पुट करो जल्दी आपको इक्वेशन बैलेंस मिलेगा C6H6 चलो ऐसा ले लो कि जल्दी कट जाए 12 ले लो ठीक है x को 6 ले लो और y को 12 ले लो चलो अब चेक करो ये बैलेंस आया कि नहीं x को 6 y को 12 ठीक है C6H12 का आपने कंबसन कराया तो आपको बताना है CO2 प्लस H2O बन रहा है राइट तो ये तो बैलेंस है नहीं तो बैलेंस करो आप लोग तो क्या ये फॉर्म जो मैंने अभी बताया जनरल इक्वेशन क्या इससे जल्दी हो रहा है कि नहीं बैलेंस बताओ जल्दी करना 12 6 CO2
और 6H2O। Yes, sir. तो क्या ये बैलेंस है? ये तो Yes, sir. C6H12 चेक कर लेते हैं। O2 के सामने क्या था? x प्लस वाई बाई 4 था ना, तो x है हमारा 6 प्लस 12/4, कितना हो जाएगा? 3, 9, 9 O2। कार्बन से आगे क्या क्या था? x, x क्या है हमारा? 6। H2O के आगे क्या था? y बाई 2, Sir. y में 6, 6H2O। अब बैलेंस चेक करो। कार्बन यहाँ 6 है, यहाँ पे कितना है? 6 बैलेंस, राइट। हाइड्रोजन आ जाओ। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है हमारा? 12. 12, राइट। 12. 12 है, तो यहाँ कितना है? 12। चलो ये भी ठीक है। 12. ऑक्सीजन आ जाओ। 12, 18. 18 प्लस, 18. ठीक है। Yes, sir. 6 × 2, Yes, sir. 6 कितना हो गया? 12 × 8, 18। और यहाँ पे 9 × 2 इक्वल टू 18। अब समझ गए ना? और ये याद रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फास्ट आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको, है ना? बस ये ध्यान रखना, है ना? यही बताना था मैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ना। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ट्राई करो, 1 मिनट आपके हो पा रहा है कि नहीं, कोशिश करना है ना। कोशिश करो इसको। ये सब PYQ है 2022 का। ट्राई करो इसको बस आप लोग। एक्स वाई के टर्म में ही आप लोग को लेना होगा, है ना, क्योंकि हमें ये नहीं बताया है, हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो एक्स और वाई के फॉर्मेट में ही लेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, है ना। और यहाँ पे कुछ ऐसा दे रहा है जिससे आप लोग निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे, हाँ, कॉन्टेंट वाली कार्बन है। यहाँ पे आप पता है, ये CO2 है ना। आपको हिंट दे रहा हूँ, तो सब लोग ट्राई करो अपने से। CO2 का मास दिया हुआ है ना, तो यहाँ से CO2 का मोल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CO2 का मोल निकलेगा, ठीक है। तो जैसे ही CO2 का मोल निकला, तो वही हमारी क्या हो जाएगी? एक्स। तो आ जाएगी। वही हमारी एक्स हो जाएगी, ठीक है। फाइन, है यस ना। तो सर। ट्राई। और यहाँ पे वाटर का मास दिया गया है, और वाटर का जैसे मोल निकालोगे, वही क्या आ जाएगा? y/2 का हमारा, वही y/2 का वैल्यू हो जाएगी। समझ गए? एक्स और वाई वहां से निकल जाएगा। उसके बाद तो आप एक्सपर्ट है वही, है ना, बचपन से। जल्दी जल्दी, यस सर। है ना। एक्स कितना आ रहा है आप लोग का, वाई कितना आ रहा है, दोनों का रेशियो ले लेना, तो आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा क्या है। बेसिकली यहाँ पे पता है, इंपेरिकल फार्मूला मिल जाएगा आपको। CX और HY, तो जो भी XY का रेशियो होगा ना, वही हमारा इंपेरिकल फार्मूला मिल जाएगा। उसको n कर देना है ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं ना, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करना है हमें, आप लोग बताना जल्दी जल्दी, है ना। पहले हम लोग निकालेंगे जल्दी जल्दी, मोल निकालते हैं ना, किसका, है ना, मोल्स ऑफ CO2 निकालते हैं, जल्दी आप लोग बताना, है ना। मोल्स ऑफ CO2 कितना आ रहा है, जल्दी बताना। मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा 330 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ CO2 कितना, 44 हो जाएगा। तो यहाँ से मोल कितना आ रहा है, बताना। मान लो इसको एक्स, जितना भी मोल होगा ये, 17। हाँ,
ये हमारा एक्स हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग मोल्स ऑफ H2O। कितना दिया है वाटर का? टू से 270, राइट। तो 270 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 18। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर आएगा बताओ? y/2 के। Y. नहीं, y नहीं, y/2 है ना यहाँ फाइव पे। बाई यहाँ पे देखो, ये y वो है। y/2 के बराबर। ठीक है ना? अब क्या करोगे आप? अब ये करना है हमें। हमें निकालना है x और y का रेशियो कितना आएगा। 330 इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 इधर चल जाएगा तो 270 इंटू 2 डिवाइड बाई 18। इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 930 4 3। ओह, आ गया दिख रहा है सबको। 30/4 इज टू 30/1। तो ये कितना हो जाएगा? 30 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ से। ठीक है ना? तो आपका आ जाएगा 1:4। रेशियो आ गया एक्स और वाई का 1:4 आ रहा है। सबका आ रहा है बताओ? क्या सबका आ रहा है? यस सर। एक्स Yes, बाई sir. वाई कर लो। अगर आपको Yes. डाउट आ रहा है ना तो क्या कर लो, एक्स बाई वाई कर लो, है ना? तो आपको आइडिया लग जाएगा। 30/4 डिवाइड बाई 30/1। तो क्या हो जाएगा? एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1/4। तो एक्स इज टू वाई इज 1:4। तो हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला किस टाइप का दिखेगा कुछ? क्या हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा CXHY था, क्या हम लोग बोल सकते हैं C1H4N टाइप का, Yes, sir. है ना? तो हो जाएगा हमारा यस सर। CH CH4। काफी अच्छा लेवल का है ये क्वेश्चन। तो CH4N हो गया, है ना? फाइन। अब हमें निकालना क्या है? परसेंटेज निकालना है। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको वहां पे वैल्यू दिया गया है मास किसका? हाइड्रोकार्बन का मास यहाँ पे मेंशन है। देख लो, 120 आपको मास दिया गया है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, है ना? ठीक है। तो आपको मिल गया, इंपेरिकली फार्मूला मिला हुआ है। या आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को नहीं मिला, क्योंकि हमें एन की वैल्यू नहीं पता एग्जैक्ट क्या है। तो एन के टर्म में ही हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? CnH4n, हाँ या ना? बोल सकते हैं ना हम लोग? सी Yes, एन sir. एच फोर एन राइट। अब इसका दिया गया है हमें क्या? 120 ग्राम। बोलो हाँ या ना? अब हमें निकालना है क्या यहाँ से? हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का परसेंटेज कितना होगा यहाँ पे? कार्बन का परसेंटेज कितना होगा? बोलो। क्या लग रहा है, क्या होगा? वेट ऑफ कार्बन परसेंटेज कैसे निकालते थे हम लोग, याद आया? बोलो। याद आ रहा है कुछ आप लोग को? यस सर। कार्बन का मास अपॉन में मोलर मास। तो CN4N तो हमें नहीं पता ना कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे CN लिखा गया है, तो यहाँ पे 1 मोल में, ध्यान सुनना, क्या करने वाले हैं हम लोग? 1 मोल आप आपके पास दिया गया है CN4N, है ना? 1 मोल में आपके पास कितने कार्बन होंगे? वेट, मास पूछ रहा है। तो एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12। नंबर ऑफ कार्बन कितने एटम है? N। तो क्या हो जाएगा? 12N, है ना? 12N क्या हो गया? वेट ऑफ कार्बन। वेट ऑफ कार्बन यही हुआ ना? अब आ जाओ हाइड्रोजन पे।
है ना। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 into 4n। तो 1 into 4n इक्वल टू 4n। 4n क्या हो गया हमारा, वेट ऑफ वेट ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है ना। तो यस सर। इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन का जो वेट वेट का रेशियो कितना हो जाएगा, 12n/4n कितना आएगा, 3:1। है ना। ये आ जाएगा आपको 3:1, है ना। और हमें कार्बन का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3 ÷ 3 + 1 × 100, वही परसेंटेज आ गया। कितना आ जाएगा, 3/4 × 100, है ना। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 1/1 + 3 = 4 × 100, ये हमारा परसेंटेज आएगा हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे सीखे हो। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना। देखो, एक तो आपको ये पता चल गया है कि अगर इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, आप लोग सॉल्व किए हो कि नहीं, इंपेरिकल फार्मूला निकालना था, वही था लास्ट क्लास में मैंने एक यस क्वेश्चन सर। आप लोग को दिया, वही सेम सेम कॉन्सेप्ट है, तो आप समझ गए ना। तो वहां पे भी सेम ना, CO2 का मोल निकालते हैं, वही हमारा कार्बन का पता चल जाता वहां से, और सेम वाटर से हाइड्रोजन का पता चल जाता, फिर उसके बाद रेशियो लेते तो आपको इम्पेरिकल फार्मूला मिलता वहां से, है ना। ठीक है। सर ऑप्शन होगा इसका। यस, तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपके, हो सकता है कि आप में ना पूछा जाए, लेकिन थोड़ा सा इजी पूछा जाएगा आप पे, है ना। तो ध्यान रखना पैटर्न। हमें क्या बताना था, दो चीज बताना था मुझे जो आप लोग को पता होना चाहिए। एक तो ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कंबसन का। सेकेंड चीज, इसका क्या मतलब होता है, जैसे मास दे दिया CO2 का, तो मोल निकालोगे तो वो X हो जाता है हमारा। समझ गए, ये दो चीज बताना था। बाकी नीट में जो है इससे लेवल धीरे कम आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। किसी को डाउट है यहाँ तक, बोलो। नो सर। है ना। नो तो सर। आप में जो है ना इतना लेवल नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम रहेगा, बहुत सारा कम रहेगा, लेकिन दो चीज पता होना चाहिए। एक तो कंबसन का बैलेंस इक्वेशन कैसे, बैलेंस कैसे करते हैं, और ये बैलेंसिंग का मतलब क्या है, समझ गए। XY कैसे निकाला मैंने, बस वही दो चीज पता होना चाहिए, राइट। बाकी जो है होमवर्क में यहाँ पे है, आप लोग ट्राई कर लेना। सब PYQ है 2020 को, है ना। तो एक बार ट्राई कर लेना सब लोग, है ना। डाउट होगा तो पूछना जरूर, ठीक है। सोल्यूशन यहीं पे है, एक बार देख लेना आप लोग, है ना। तो जिससे आप लोग का है ना ब्रेन खुल जाएगा, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। हो सकता है कि आप में ना पूछा जाए, है ना, लेकिन एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, बस देख लेना। ठीक है, फाइन। तो सबका सोल्यूशन भी यहाँ पे मेंशन है ना, तो आप लोग बस ट्राई कर लेना, ओके। इसमें किसी को डाउट होगा ना तो नेक्स्ट कल क्लास में पूछना। देखो यहाँ पे भी है, न्यूट्रलाइजेशन पे है ना। ठीक है, तो कल क्लास में आप लोग पूछना जरूर, ठीक है। मैं पूछूंगा कोई कितने लोगों ने अटेम्प्ट करा है ना। ठीक है, तो ये ट्राई करना आप लोग, ओके। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे, सारा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। मोस्टली का सोल्यूशन मैंने डाल रखा है, लेकिन फिर भी अपने से करना है ना, सोल्यूशन मत देखना, अपने से ट्राई करना हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट का, और इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है, बस ध्यान रखना फॉर्मूला, है ना, क्योंकि अभी पूछ दिया 2023 में पूछा है, 22 में पूछा है, नीट नीट जेई में पूछ दिया है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें। क्या है कि स्ट्रेंथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, आपके लेवल पे इतना ही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ H2O2। यहाँ पे याद रखना एन फैक्टर जो होता है, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा और आइडिया दे दे रहा हूँ, एन फैक्टर यहाँ पे 2 होता है इसका। ठीक है, दोनों मीडियम एसिडिक हो या बेसिक हो, ठीक है। और कहीं पे भी अगर H2O2 दे दे, है ना, H2O2 दे दे और आपको दे दे KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर क्या होता है, 5, H2O2 का 2। ठीक है, ध्यान रखना बस, है ना। तो यहाँ पे दो तीन फॉर्मूला बता रहूंगा, उससे आप सारा क्वेश्चन आपके लेवल तक हो जाएगा, है ना। इसमें ज्यादा हाई लेवल नहीं जाएंगे हम लोग, बस फॉर्मूला याद रखना। फर्स्ट, अगर आपको इफ याद रखना, इफ मोलारिटी गिवन, अगर मोलारिटी दिया गया है आपको, ध्यान रखना, इफ मोलारिटी गिवन, अगर आपसे पूछ दिया वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मोलारिटी गिवन है,
और आपसे पूछ देगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। ये पता है क्यों बता रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है ना अभी, कल कल शाम वाला शिफ्ट में केवल 10 भी लिखा हुआ था ऑफ H2O2 बस। काफी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इतना लिख दिया था बस। अब जो पढ़ा है वो कर लेगा। या 21 में पूछा गया था कि 10 मोलरिटी ऑफ H2O2 दिया गया है, फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, बस इतने पे। अब फॉर्मूला जिसको याद है वो जल्दी कर लेगा, नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे अगर आपको मोलारिटी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मोलारिटी गिवन रहता है तो मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 1.2। तो इससे जब कैलकुलेट करोगे ना, तब पॉइंट समथिंग हल्का सा डिफरेंस आता है, तो ऑप्शन जो है ना दूर दूर होता है, तो आंसर सही आएगा, समझ गया। ध्यान रखना है ना। अगर नॉर्मलिटी दिया रहा है, इफ सर एक सेकंड ऊपर करना लाइट। हो गया। ओके सर। अब नेक्स्ट जो है, इफ नॉर्मलिटी गिवन, अगर नॉर्मलिटी दिया गया है H2O2 का, तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। देन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6 बस। राइट, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, है ना। तो ज़्यादा घबराना मत। हम यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है हम लोग एक्सप्रेस करते हैं नॉर्मलिटी में, मोलारिटी में, या परसेंटेज में, है ना, या परसेंटेज में। तो दो हो गया, लास्ट जो है नॉर्मलिटी अगर गिवन है तो कैसे दिया रहेगा। मान लो लिख देगा 10 नॉर्मल ऑफ H2O2 फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, 10 यहाँ पुट कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे 5.6 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। लास्ट जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम लोग परसेंटेज में भी कर सकते हैं। कैसे, मान लो परसेंटेज W/V में भी, है ना। वहां पे क्या है ना, परसेंटेज W/V को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं ना। या बोल सकते हो परसेंटेज स्ट्रेंथ, अगर दिया हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, मतलब सॉल्व हो जाता है हमारे लेवल तक, है ना। याद रखना बस, अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ में जो जैसे वॉल्यूम की वैल्यू दी हो केवल, है ना, केवल वॉल्यूम की वैल्यू दी हो, तो W/V स्ट्रेंथ जो होती है हमारी इज इक्वल टू 68 डिवाइड बाई 22400 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये वॉल्यूम जो आपको दिया रहेगा यहाँ पे ml में, लीटर में दिया रहेगा तो पता है आपको क्या करना है यहाँ पे, है ना, ये ml वाला है। ठीक है, हम हमें यहाँ पे ml पे लेना है, ठीक है, बस ध्यान रखना। ओके, तो सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। वॉल्यूम स्टेट से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा आपको मोलारिटी से या नॉर्मलिटी से पूछा जाएगा बस। ठीक है, बोल देगा 10 मोलर दिया गया H2O2, बोल देगा 10 नॉर्मलिटी दिया गया, या 15 दिया है, 40 दिया है, जो भी दिया देगा हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो वॉल्यूम दे देगा, जब वॉल्यूम देगा ना केवल वॉल्यूम, तब यहाँ पे आ जाना धीरे से। ठीक है, ये वाला में, इसमें तो वॉल्यूम हमेशा हम लोग ml में यूज करेंगे यहाँ पे, अगर लीटर में देगा तो कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 2021 में, 2 में, अभी 3 में आया हुआ है, इसी पे, इस पे आया हुआ था, मोलरिटी पे आया हुआ था, बस वैल्यू दिया हुआ था, मल्टीप्लाई करना था, अभी आया था इस पे। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमारा मोल कंसेप्ट जो है खत्म होगा, और जो मैं यहाँ पे अभी दिया हूँ ना ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आप सभी लोग ट्राई जरूर करना है ना, घबराना नहीं, इजी इजी तरीके से समझने की कोशिश करना, कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछना है ना। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा आपका ब्रेन खुलेगा, ठीक है ना, कैसे मूल कॉन्सेप्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो केवल ये मोल ही नहीं सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, रेडॉक्स का भी कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत सारा चीज आता है ना। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज जो है केवल इसी में पूछा जाएगा, देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, और उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से हो रहा हो, है ना। तो आप लोग ट्राई जरूर करना है ना, सभी लोग सीरियसली, है ना। ये मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, है ना, ठीक है, ओके, फाइन, है ना। Yes. एंड एक चीज और ध्यान रखना कि आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट लेक्चर। यस सर, देखा है। हाँ हाँ, वो जरूर पढ़ लेना क्योंकि उससे अब क्वेश्चन आ रहा है, पहले तो नहीं आता था लेकिन अब आ रहा है। ओके सर। सर ये मत कल से बोला। तो चैप्टर। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो जो फर्स्ट लेक्चर मैंने भेजा था ना, वो आप लोग देख लेना एक बार। उसमें खाई थ्योरी थ्योरी है ना, थॉमसन मॉडल है ना, रदरफोर्ड मॉडल है। एक बार पढ़ लेना क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेगा कि इस मॉडल में क्या था, इसका लिमिटेशन क्या था। ये थ्योरी पार्ट है, आप लोग एक बार देख लेना, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे रेडियस बोर मॉडल, है ना। फिर आपका मूव कर जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा समझने वाली है, तो स्टार्ट हो जाएगा ना। तो आज तो टाइम है, तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना, 1 मिनट वेट, 5-10 मिनट पढ़ सकते हैं हम लोग, है ना, है कि नहीं, है ना। हाँ सर, हम लोग तो पढ़ सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो आज पार्ट जो होगा इजी होगा, ज़्यादा नहीं। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 10 मिनट, है ना, 10 मिनट में बहुत सारी चीज़ पता भी होगा आपको। पहला क्या है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आपको पता है क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, 4/3 पाई आर क्यू। आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। और यहाँ पे हम लोग जब भी फाइंड करते हैं ना, हाँ, यहाँ पे जब भी हम लोग फाइंड करते हैं रेडियस जो है हम लोग फेंटोमीटर में लेते हैं ना, ठीक है। एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर ए क्यू, ठीक है। ये किस में लेते हैं हम लोग, एंगस्ट्रॉम में लेते हैं ना। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग को जस्ट ध्यान रखना है ना, बाकी तो आपको पता भी है ना, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किसके ऑर्डर में है। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बहुत सर सी। पुराना, बहुत पुराना क्वेश्चन, हाँ, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ऑप्शन सी। सबका सही, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, Yes, sir. इस- Yes. हाँ, तो डाउट होगा तो बोलना है ना, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी हाँ, पूछा गया है लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से। ये वाला ट्राई करना आप लोग। चार्ज बाई मास रेशियो आपको बताना है किसका, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। चार्ज बाई मास रेशियो ओके आपको सर। बताना है यहाँ, ठीक है। तो सभी लोग ट्राई करो जल्दी जल्दी। ये ऑर्डर दिया गया है, सबसे ज्यादा कौन सा है कम, है ना। सर ऑप्शन ए हो। और एक चीज ये और ध्यान रखना कि E/m जब भी निकाल रहे हो ना यहाँ पे, एक तो वैल्यू याद रखना, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है सबका, ये याद रखना होना। वैसे याद भी होगा, फिजिक्स में भी ये पढ़ोगे आप लोग, मॉडर्न फिजिक्स में। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है याद रखना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होती है हमारी, जीरो, राइट। अब न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो है, आप ही लोग बताओ E/m रेशियो क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन का, E0/m कुछ भी हो क्या हो जाएगा, जीरो। तो न्यूट्रॉन तो सबसे कम हो गया, न्यूट्रॉन का E/m रेशियो काफी कम आता है ना, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो E/m, मान लो इलेक्ट्रॉन का ही कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, इसका क्या आ रहा है, E/m, राइट।
और एक चीज, दो तीन चीज आपको पता होना चाहिए। क्या क्या, देख लो। एक तो अगर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में रिलेशनशिप आपको पता है क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल क्या होती है? हीलियम होती है हमारी। कौन सी होती है? हीलियम। आप लोग के फिजिक्स में हो गया कि नहीं ये? यस सर, हो हो गया गया। सर। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं। हीलियम। हाँ, हीलियम को बोलते हैं ना। ठीक है, हीलियम 2, मास इसका 4 होता है ना। चार्ज अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2, राइट। और मास 4, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है। चार्ज क्या होता? क्यू अल्फा क्या हो जाएगा हमारा? 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन टाइम्स। से 2 टाइम्स, राइट, है ना। प्रोटॉन से 2 टाइम्स हो गया। तो ई बाई एम रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा? बोलो। अगर आप प्रोटॉन से कंपेयर करोगे तो E/m रेशियो अल्फा, और यहाँ पे लिख दो E/m ऑफ सर प्रोटॉन, हाफ हो जाएगा। है ना। तो दोनों को जब आप कंपेयर हाफ। करो कितना हो जाएगा? किसी के एक फॉर्मेट पे लाओ, किसी के एक फॉर्मेट, है ना। यहाँ पे 1 मिनट, ऐसे बता रहा हूँ मैं। आपको रेशियो बताना है केवल। अल्फा का लिख रहा है ना, क्यू अल्फा डिवाइड बाई एम अल्फा, राइट। ये अल्फा का हो गया, फाइन। अब हम कंपेयर कर रहे हैं प्रोटॉन का, राइट। प्रोटॉन को किस में लिख रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। एक सेकंड रुको। प्रोटॉन को लिख दे रहे हैं ना, प्रोटॉन को लिख दे रहे हैं ईपी डिवाइडेड बाई एमपी। प्रोटॉन को हो गया ना। इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किससे? अल्फा से कंपेयर करो। तो अल्फा को हम लोग किस में लिखेंगे? क्यूपी में, है ना। जिसे 2 टाइम्स ईपी लिख सकते हैं ना, हाँ या ना। अब अल्फा का है, ये हो जाएगा 4 टाइम्स एमपी। किसका है? ये अल्फा पार्टिकल का। अब आप लोग ये बताओ, इन दोनों में से ज्यादा किसका वैल्यू है? अल्फा का या प्रोटॉन का? प्रोटॉन। प्रोटॉन। है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोग? प्रोटॉन। दोनों को कंपेयर यस कर, सर। यस सर। है ना। दोनों को कंपेयर करने के लिए हम लोग को वैल्यू पुट करना होगा ऐसे। अल्फा का सेम टू सेम रख लो, प्रोटॉन का सेम टू सेम रख लो, और अल्फा में क्या रखोगे? ट्वाइस, ट्वाइस द प्रोटॉन चार्ज एंड 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे कम अल्फा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना प्रोटॉन से फिर। बोलो, कम होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्योंकि ये क्या आएगा? हाफ आएगा। हाफ 0.5 आ जाएगा। ये क्या है? प्रोटॉन तो ज्यादा होगा ना वो, फाइन। तो इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन से सबसे कम होगा। अब अल्फा और प्रोटॉन में प्रोटॉन ज्यादा है कि अल्फा ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। तो एन, देन अल्फा, देन पी, देन ई। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। याद करने वाला चीज क्या है? मास ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा, यहाँ से। तो ये दो चीज आप ध्यान रखना। अल्फा कौन सा होता है? हीलियम। हीलियम एटम को हम लोग अल्फा बोलते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी बात याद रखना। और क्या याद रखने वाली चीज है यहाँ से? चार्ज। चार्ज तो वैसे याद भी होगा आप लोग को। और मास भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन याद रखना है ना। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास भी। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा रेडियस, रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड मास नंबर। ये इससे आप क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, लेकिन बहुत पहले पूछा जाता था। हो सकता है नीट में पूछ ले, है ना। हो सकता है कि नीट में पूछ ले, है ना। इससे ध्यान रखना। ए क्या है यहाँ पे? याद रखना, ए हमारा होता है मास नंबर। ए हमारा यहाँ पे है मास नंबर। इससे क्वेश्चन आएगा ना, एकदम इजी आएगा। ठीक है, मास नंबर दिया रहता है। आर नॉट की वैल्यू याद रखना 1.2 कांस्टेंट है, फाइन। ठीक है। आर हमारा यहाँ पे है रेडियस। रेडियस आप निकाल रहे हो, है ना।
ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ना। क्या हो जाएगा? हाँ, ये इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो ये सॉल्व कर लो। आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होता है ना, तो आर इक्वल टू आर नॉट ए कितना है, 64 टू द पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू आर नॉट 4 का क्यू डिवाइडेड बाई 1/3 है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा? आर इक्वल टू आर नॉट 4 क्यू इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा हमारा, बोलो? आर इक्वल टू 4 टाइम्स आर नॉट। तो ध्यान रखना है ना, इसमें किसी को डाउट है? बोलो। नो सर। नो No, सर। sir. नो सर। ठीक है, तो हाँ, ये आप लोग सोल्व करो जल्दी जल्दी जल्दी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और जो मैंने स्लाइड भेजा है ना आप लोग को, वो इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब सभी लोग अच्छे से पढ़ लेना उसको, है ना? थॉमसन मॉडल क्या है, उसका पोस्टुलेट क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है ना? आंसर जल्दी जल्दी, आंसर क्या आएगा? सेम जो फॉर्मूला मैंने बताया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3 है ना, उसी पे बनेगा। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? R1 बाई R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोल सकते थे हम लोग? A1/A2 पावर 1/3, हाँ या ना? बोलो, बोल सकते हैं ना हम लोग, यस सर। है ना? तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू A1/A2। रेशियो किसका दिया गया है बताना? इफ द डायमीटर, है ना? तो डायमीटर दिया गया है ना, तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? D इक्वल टू, बोलो, R/2. R/2, तो 2R. 2R होगा ना? ठीक है, 2R होता है, राइट? तो देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे देखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 2R आएगा ना, तो D1 R1, तो D2 इक्वल टू 2R2, राइट? दोनों को डिवाइड भी करोगे तो कैंसिल कैंसिल हो जाए, समझ गए? इसका मतलब जो R1 R2 का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/2 इक्वल टू R1/R2, यही है ना? 1:2 है ना? ठीक है, समझ रहे हो ना आप? टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R1/R2 का क्या आ जाएगा? 1/2, तो ये हो गया हमारा 1/2 A1/A2 के पावर 1/3। अब क्या करना है? क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब ले लो, तो 1/2 का क्यूब इज इक्वल टू A1/A2 का क्यूब। क्यूब करोगे, ऑलरेडी 1/3 था, इंटू 3 हो जाएगा, कैंसिल आउट, था A1/A2 क्या आ जाएगा? 1:8, 1:8 आएगा। इसमें किसी को डाउट है? बोलो अब। नो सर। ठीक है ना, आपको डायमीटर देके कंफ्यूज करेगा, लेकिन डायमीटर का रेशियो और रेडियस का रेशियो सेम होता है, ठीक है? टू 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 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? और मैंने बोथ साइड 3 से क्यों क्यों किया? क्योंकि हम लोग यहाँ से हटाना चाह रहे हैं 1/3, रेशियो निकाला था A1/A2 का ना, A1/A2 आएगा हमारा 1/8। समझ गए आप लोग, है ना? क्यूब क्यों लिए? क्योंकि हम लोग यहाँ से 3 हटा रहे थे, ये देख रहे हो ना, 1/3 यहाँ पे जो है A1/A2 का, तो 1/3 यहाँ से हटाने के लिए हम लोग क्यूब किए, है ना? ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना? बोलो, बोल, एनी डाउट? No, sir. ठीक है, ओके गाइस, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।
और आप लोग का क्लास भी है तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू सर। बाय गाइस, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। बाय सर।